नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए हिमालय राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने आपको बताते चले इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण से विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने देश भर से आए वैज्ञानिकों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में ये सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, नितेश झा, वहीं महानिदेशक यूकास्ट प्रोफेसर दुर्गेश पंत एवं अन्य वैज्ञानिक भी मौजूद थे। साथ ही सम्मेलन में हिमालयी राज्यों के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और संभावनाओं पर गहन चर्चा भी हुई। तो वही हिमालय राज्यों के लिए ये योजना, जहां विकसित भारत 2047 को लेकर योजना बनाई गई। आपको बता दें सीएम ने अंतरिक्ष सम्मेलन में भाग लिया, जहां आपको बता दें सीएम ने भाग लेते हुए सभी से मुलाकात भी की। साथ ही हिमालय राज्यों के लिए ये योजना, जिसके चलते सीएम ने विज्ञानियों का सम्मेलन में स्वागत भी किया। हिमालय राज्यों के लिए ये योजना, जिसके चलते कई वैज्ञानिक गण भी इस आयोजन के तहत मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद पर चुनाव को लेकर पार्टी संगठन में गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तयशुदा कार्यक्रम में के तहत एक बार फिर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। सूत्रों के अनुसार महेंद्र भट्ट ने दोबारा अध्यक्ष बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि उनके खिलाफ अब तक किसी ने नामांकन नहीं किया है। इससे अनेक आपको बताते चले उनके निर्विरोध चुने जाने की राह लगभग साफ नजर आ रही है। तो वहीं आपको बताते चले महेंद्र भट्ट ने भरा नामांकन, साथ ही दोबारा बनेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं, जहां आपको बताते चले उन्होंने आपको बता दें दोबारा बीजेपी बनेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। तो मैं आपको बताते चले महेंद्र भट्ट ने भरा नामांकन, जहां उनके खिलाफ किसी ने अभी तक नामांकन नहीं भरा है। उनकी जीत साफ देखी जा सकती है। स्थिर शासन की मिसाल भी बने आपको बताते चले। तो वहीं आपको बताते चले महेंद्र भट्ट अभी तक किसी ने नामांकन नहीं भरा है, जिसे लेकर इस बार उनकी जीत जो है वो साफ देखी जा सकती है। साथ ही आपको बताते चले महेंद्र भट्ट को कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं भी दी हैं। तो वहीं चमोली से खबर सामने आ रही है, जहां जोशीमठ में सिख श्रद्धालुओं की मारपीट, स्थानीय लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप। जोशीमठ के स्थानीय लोग पहुंचे कोतवाली, पुलिस प्रशासन के साथ श्रद्धालुओं की नोकझोंक। तो वहीं आपको बताते चले जोशीमठ में स्थानीय लोग भी पहुंचे, जहां जोशीमठ में सिख श्रद्धालुओं ने मारपीट की है, जिसे लेकर आपको बताते चले कई जोशीमठ में सिख श्रद्धालुओं के बीच इस मारपीट के मामले को, जिसे लेकर लोग स्टेशन भी पहुंचे। साथ ही जोशीमठ के स्थानीय लोग पहुंचे हैं कोतवाली, जहां पुलिस प्रशासन के साथ श्रद्धालुओं की ये नोकझोंक जोशीमठ के स्थानीय लोगों ने की, पुलिस के साथ ये नोकझोंक। साथ ही आपको बताते चले जोशीमठ के सिख श्रद्धालुओं ने की है नोकझोंक, जहां स्थानीय लोगों के साथ मारपीट का यह आरोप सामने आया। जोशीमठ के स्थानीय लोग कोतवाली पहुंचे हैं।
तो वहीं श्रावण महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त बैठकों के जरिए व्यापक योजनाएं बनाई गई। वहीं जिला अधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। तो वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK सिंह ने जानकारी दी है कि आपको बता दें कि इस बार कांवड़ मेले में 24 अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे जो 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। इन शिविरों में प्राथमिक उपचार से लेकर आपातकालीन चिकित्सा तक की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा 2025 को लेके जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बैठक आयोजित की जा चुकी है। आपसी सभी विभागों से समन्वय बैठक हो चुकी है। हमारे द्वारा कार्य योजना भी रेडी किया जा चुकी है और जिला स्तर से इसमें जो हमने कार्य योजना दी थी उसको सैंक्शन भी कर दिया गया। हमारे द्वारा लगभग 24 अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। इसमें हमारी हर जगह 24/7 पे वो चिकित्सा शिविर काम करेंगे और एम्बुलेंस हर जगह हमारी अवेलेबल रहेगी। हमारे जिला अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल जो नियर बाई होंगे वो अलर्ट रहेंगे। कुछ अतिरिक्त हमारी जो है जितनी 108 है 21 हमारी गवर्नमेंट की है और 16 हमने प्राइवेट से की है। वहाँ पर देखिए हमारे कुछ जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो बाइक से कभी भी जरूरत पड़ती है तो उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं और हालांकि मात्र 2 किलोमीटर के अंदर में आप देखेंगे हमारे सभी चिकित्सा शिविर मिलते हैं। स्वयं हमारे अपने होर्डिंग्स रहेंगे, हमारे चिकित्सा शिविर के जो प्रचार प्रसार होते हैं वो सब लगे रहेंगे, काउंटर लगे रहेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा मार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। वहीं 2 बार तवाग घाट और आपको बताते हैं कुलाघाट के पास भारी मलबा और चट्टाने गिरने से यह मार्ग दिन भर बाधित है। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं आदि कैलाश दर्शन कर लौट रहे यात्री इस स्थिति में फंस गए हैं जिन्हें प्रशासन के तहत सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और मार्ग को खोलने का कार्य जारी है। तो वहीं अभी यात्रा रोकी गई है। रास्ता साफ होने तक अगले आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड में मॉनसूनी बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तो बारिश के बाद आपदा जैसे हालत बन गए हैं। कई इलाके में जलमग्न हो गए हैं। साथ ही नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। वहीं पहाड़ से पेड़ और पत्थर गिर जाने से भीमगोड़ा के प्राचीन कुंड में स्थित शिवलिंग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वहीं हरिद्वार में स्थित प्राचीन भीमगोड़ा कुंड पर बने मंदिर के पुजारी रत्नलाल ने बताया कि सुबह अचानक पहाड़ के ऊपर से पत्थर और पेड़ गिरे जिससे मंदिर के भवन को नुकसान पहुंचा। इस वजह से कुंड में मौजूद आपको बताते प्राचीन शिवलिंग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वहीं कोटद्वार में नेशनल हाईवे पर स्थित पुलिया रविवार को तेज बारिश में बह गई जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। घटना कोटद्वार और नजीबाबाद के बीच हुई जो उत्तराखंड को यूपी से जोड़ने वाला अहम मार्ग है। रविवार से लगातार हो रही बारिश के चलते ये नुकसान सामने आया है। तो वहीं मूसलाधार बारिश से पुलिया के नीचे की जमीन बह गई जिससे स्ट्रक्चर टूटकर ध्वस्त हो गया। तो वहीं कोटद्वार का दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, देहरादून और कुमाऊं मंडल से संपर्क पूरी तरह कट गया है। तो वहीं प्रशासन पुलिया को फिर से तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है लेकिन अब तक यातायात बाधित है। तो वहीं यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी जा रही है। तो वहीं पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुमखाल के पास भारी मलबा गिरने से मार्ग बाधित हो गया है। घटना ग्राम बैरक गांव के पास की है जहां पहाड़ी से अचानक मलबा हाईवे पर आ गिरा। आज सुबह से मार्ग पूरी तरह बंद है और वाहनों की आवाजाही थमी हुई है। तो वहीं बारिश के बाद पहाड़ों में दरारें और ढीली मिट्टी और इसके चलते भूस्खलन हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से मलबा हटाने के लिए भारी मशीनें मौके पर भेजी गई लेकिन अब तक मार्ग बहाल नहीं हो पाया है। मार्ग खुलने से समय पर लग सकता है लेकिन यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करने की सलाह दी जा रही है।
तो वहीं उत्तराखंड में पिछले कुछ घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते राज्य भर में नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। देहरादून शहर के समीप बहने वाली सौंग नदी भी उफान पर है, जिससे आसपास के इलाकों में जलभराव और खतरे की स्थिति बन गई है। तो ये प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे नदियों और नालों के पास जाने से बचें और प्रशासन के तहत जारी निर्देशों का पालन करें। तो वहीं हरिद्वार में तेज बारिश के कारण भीमगोड़ा मंदिर के ऊपर की पहाड़ी से अचानक मलबा गिर गया, जिससे मंदिर परिसर भूस्खलन की चपेट में आ गया है। इस घटना में मंदिर का पौराणिक शिवलिंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय श्रद्धालुओं और पुजारी इस नुकसान से आहत और आक्रोशित है। साथ ही उनका आरोप है कि प्रशासन ने अभी तक मौके पर कोई ध्यान नहीं दिया है। साथ ही बारिश के कारण सिर्फ प्राकृतिक आपदा ही नहीं बल्कि यहाँ की पौराणिक धरोहर भी संकट में आ गई है। तो वहीं हरिद्वार जनपद के रुड़की शहर में एक दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पैदल जा रही एक युवती को कार सवार ने कुचल दिया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार हल्की स्पीड में थी, उसके बावजूद कार चालक लड़की को टक्कर मार दी और फिर उसे कुचल दिया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं बताया जा रहा है कि युवती कीर्ति खुंजरपुर निवासी थी, जो जादूगर रोड पर एक अस्पताल में काम कर रही थी। वहीं बरसात होने की वजह से वह छाता लेकर पैदल जा रही थी, तभी सामने से आ रही कार ने कीर्ति को टक्कर मार दी। टक्कर से कीर्ति सड़क पर गिर गई, लेकिन चालक ने कार नहीं रोकी और उसके ऊपर चढ़ा दी। तो वहीं आपको बताते चले कि एक रुड़की में एक कार से युवती को कुचलकर भागा। जहां आपको बताते चले कार की स्पीड तेज नहीं बताई जा रही थी, जो कि कार चालक अपनी कार को रोक भी सकता था, लेकिन वो युवती को कुचलता हुआ आगे बढ़ा। तो बताते चले रुड़की से ये दर्दनाक सड़क हादसा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि कार चालक की गलती की वजह से युवती को। तो वहीं पहाड़ों की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारों के बीच कुछ सैलानियों ने नियमों को ताक पर रखकर सट्टाबाजी करने से बाज नहीं आए। ताजा मामला नैनीताल के मॉल रोड का है, जहां एक कार में सवार दो युवकों ने चलती गाड़ी से खिड़की से बाहर निकलकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और वीडियो में दोनों युवक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कार की दोनों खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये करतूत मॉल रोड जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर की गई, जहां वाहनों की रफ्तार सीमित और पर्यटकों की आवाजाही अधिक रहती। वहीं स्थानीय लोगों और अन्य पर्यटकों ने इस लापरवाही को देखकर नाराजगी जताई है। वहीं पुलिस प्रशासन अब इस वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान कर उन पर कार्यवाही की तैयारी में जुट गई है। तो वहीं पुलिस कर रही है कार्यवाही। साथ ही आपको बताते चले मॉल रोड पर सैलानियों की ये सनक, आपको बताते चले स्टंटबाजी से बाज नहीं आ रहे कुछ युवक। तो वहीं उत्तराखंड में आबकारी आयुक्त के सख्त निर्देशों के बाद हरिद्वार जिले में अवैध शराब के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत हरिद्वार, ग्रामीण लश्कर, रुड़की और भगवानपुर क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की जा रही। तो वहीं जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद बिजौना ने जानकारी दी थी कि अब तक 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध शराब के कारोबारों पर कड़ी कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि यह अभियान भविष्य में लगातार जारी रहेगा और अवैध शराब भी किसी भी गतिविधि को पर बख्शा नहीं जाएगा। चले जनपद बनेगा शराब मुक्त, जिसके तहत एक अभियान भी चलाए गए हैं। साथ ही 50 ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी भी की है।
जनपद अब बनेगा शराब मुक्त, जिसके चलते आपको बताते चले अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ा अभियान पुलिस के तहत चलाया जा रहा है। अवैध शराब के खिलाफ ये अभियान जिसके तहत 50 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। आपका ये आयु महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि 25 से 30 तक का एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया था, जिसमें हमारी टीम द्वारा लगातार लक्सर में, हरिद्वार में, रुड़की में लगातार दबिशें दी जा रही हैं और अवैध कच्ची शराब जहाँ जहाँ है वो सब उन्हें पकड़ा जा रहा है, लाहन को नष्ट किया जा रहा है। लगभग 40-50 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें बड़ी मात्रा में लाहन और कच्ची शराब पकड़ी गई। क्या कितना 430 लीटर तो कच्ची शराब पकड़ी गई है और कम 10,000 से ऊपर लाहन नष्ट किया गया। आगे गई है? अभियान को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और लगातार हमारी आयुक्त महोदय इस पर निर्देश दे रही हैं कि कहाँ जहाँ शिकायतें हैं, जहाँ हमारी टीमों को पूरी की तरह सूचना मिल रही, वहाँ छापेमारी लगातार चल रही है। तो वहीं आपको बताते चले 50 ठिकानों पर हुई छापेमारी। साथ ही आपको बताते चले जनपद को शराब मुक्त बनाने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। साथ ही आपको बताते चले शराब के 50 ठिकानों पर पुलिस के तहत छापेमारी कर शराब गैलन को नष्ट किया गया। साथ ही आपको बताते चले जनपद को अब शराब मुक्त बनाने के लिए अवैध शराब के खिलाफ ये एक बड़ा अभियान पुलिस के तहत चलाया जा रहा है, जिसके चलते 50 अवैध शराब के ठिकानों पर छापा भी मारा गया। साथ ही आपको बताते चले शराबें नष्ट भी की गई। जनपद को शराब मुक्त बनाने के लिए लगातार पुलिस शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर उन्हें नष्ट भी कर रही है। अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ा अभियान जो पुलिस के तहत चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने अवैध शराब के 50 ठिकानों पर छापेमारी की है। साथ ही को बताते चले छापेमारी कर कई गिरफ्तारियां भी की, साथ ही शराब को नष्ट भी किया है। तो वहीं आपको बता दें लगातार पुलिस के तहत जनपद को शराब मुक्त बनाने के लिए अभियान, एक सख्त अभियान चलाया जा रहा है अवैध शराब के खिलाफ, जिसके चलते पुलिस लगातार ऐसे ठिकानों को पता कर उधर छापेमारी कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की राजनीति में स्थिरता और सुशासन को मिसाल कायम किए। वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिनके नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा किया है। धामी की कार्यशैली सरल, स्पष्ट और परिणाम आधारित रही है, जिसमें न दिखावा है न बहाने। उन्होंने समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए जो राज्य के भविष्य की दिशा में आपको बताते चले को एक दिशा देंगे। साथ ही जनता के बीच उनका नाम अब केवल रिकॉर्ड नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक बन गया है। तो वहीं आपको बताते चले धामी ने रचा इतिहास, दूसरा कार्यकाल भी हुआ पूरा। सीएम धामी का ये दूसरा कार्यकाल उत्तराखंड में पूरा होता हुआ, जिसके चलते सभी ने उन्हें बधाइयां भी दी। स्थिर शासन की मिसाल बने हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। अपना दूसरा कार्यकाल भी उत्तराखंड के सीएम के तौर पर उन्होंने पूरा किया। तो वहीं धामी सरकार ने रचा इतिहास, दूसरा कार्यकाल भी अब किया पूरा। तो बताते चले धामी सरकार दूसरा कार्यकाल भी अब पूरा हो चुका है, जिसके चलते कई विधायकों ने उन्हें बधाई भी दी है। बीजेपी सरकार में पहली बार है जो किसी 2 कार्यकाल जिसने पूरे किए हों। सिर्फ शासन की मिसाल बने हैं सीएम धामी। सीएम धामी ने इतिहास रचा है, साथ ही उनका दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। उत्तराखंड के सीएम के रूप में सीएम धामी पहले सीएम हैं जिनका ये दूसरा कार्यकाल पूरा हुआ है।
वहीं आपको बताते चले, धामी ने रचा इतिहास, दूसरा कार्यकाल भी हुआ पूरा। उत्तराखंड, जहां चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, वहीं ऊर्जा निगम ने दावा किया है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों को निर्बाध और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। के दौरान विशेष प्रयासों के माध्यम से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों को निर्बाध और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने का ऊर्जा निगम ने दावा किया है। चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को अब मिल रही है निर्बाध और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति। ऊर्जा निगम ने दावा किया है कि विशेष प्रयासों के चलते 24 घंटे बिजली सेवा सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तीर्थ क्षेत्रों में सुविधा, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक तैयारियां की गई। ऊर्जा निगम की टीमें अतिरिक्त उपकरणों और मानव संसाधनों के साथ लगातार ड्यूटी पर तैनात है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बिजली सेवा प्रभावित न हो। समुद्र तल से 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम में विद्युत आपूर्ति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ऊर्जा निगम ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया है। ऊर्जा निगम के अनुसार 3 स्वतंत्र विद्युतीय स्रोतों से केदारनाथ में बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसका लाभ ये है कि किसी एक स्रोत से तकनीकी बाधा आती है तो अन्य 2 स्रोतों से बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति जारी रहती है। ऊर्जा निगम ने ये इंतजाम सुनिश्चित किया है कि तीर्थ यात्रियों की आस्था की यात्रा अंधेरे में न हो। हर स्थिति के लिए पूरी तैयारियों के साथ टीमें 24 घंटे मुस्तैद है, जिससे केदारनाथ में विद्युत सेवा पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर बनी हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है कि धार्मिक यात्रा के दौरान कहीं भी अंधेरा न हो और भक्त निर्भय होकर अपनी आस्था की यात्रा पूरी कर सके। वहीं ऊर्जा निगम ने पांडुकेश्वर उपकेंद्र में 2 स्वतंत्र 11 केवी फीडरों की स्थापना की है, जिससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सक्षम और भरोसेमंद बनाया गया है। ऊर्जा निगम के अनुसार ये दोहरी फीडर प्रणाली चिकित्सा, सुरक्षा, मंदिर संचालन और आवासीय सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में बेहद सहायक सिद्ध हो रही है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यदि एक फीडर बाधित हो जाए तो दूसरे फीडर से लगातार बिजली आपूर्ति जारी रहती है। चार धाम यात्रा के दौरान ऊर्जा निगम ने सभी तीर्थ स्थलों पर 24 घंटे की मॉनिटरिंग की जा रही है। निगरानी और विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। निगम द्वारा नियंत्रण कक्ष, फील्डर इंजीनियरों की तैनाती, बैकअप उपकरणों की उपलब्धता और मरम्मत टीमों की सक्रियता सुनिश्चित की गई है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रिस्पांस दिया जा सके। इसके साथ ही संभावित आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली और जोखिम प्रबंधन व्यवस्था भी लगातार सक्रिय है, ताकि तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती रहे। ऊर्जा निगम की ये सतर्कता चार धाम यात्रा के दौरान विश्वसनीय सेवा और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का प्रतीक है। उत्तराखंड सरकार और ऊर्जा निगम के साझा प्रयासों से चार धाम यात्रा को इस बार ज्यादा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जैसे दुर्गम इलाकों में भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति ये साबित करती है कि आस्था के साथ व्यवस्था भी सशक्त हो चुकी है। 24 घंटे निगरानी, तकनीकी मजबूती और आपदा से निपटने की तैयारी के साथ अब तीर्थयात्री निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। चार धाम की ये यात्रा अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक भरोसेमंद और संरक्षित अनुभव भी बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।